ओके बेटा, डेटा की टाइप्स कौन कौन सी हो सकती हैं हमारे पास? मैम इंटीजर, कैरेक्टर, हम्म वेरिएबल्स और बूलियन। चार चार इसके अलावा स्ट्रिंग फॉर्म पे हो सकते हैं, रियल फॉर्म पे हो सकते हैं हमारे पास डेटा की टाइप। एग्जैक्टली, डेटा हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के अंदर मौजूद होता है और डेटा माइनिंग हर तरीके के डेटा के ऊपर काम करता है। जैसे कि हमें डेटा माइनिंग के अंदर जो डेटा मिलता है वो ऑर्डिनल भी हो सकता है, सीक्वेंशियल भी हो सकता है, टाइम सीरीज भी हो सकता है, स्पेशल्स भी हो सकते हैं, टेक्स्ट भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकते हैं, इसको न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं, इमेज फॉर्म में भी हो सकते हैं, ऑडियो फॉर्म में भी हो सकते हैं, वीडियोस फ्रेम्स भी हो सकते हैं। तो डेटा में हमारे पास बहुत डिफरेंट टाइप का डेटा भी मौजूद हो सकता है। ऑर्डिनल में अक्सर आपने देखा हो कि कहीं पे जो है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड, कहीं पे फर्स्ट में 1 लिखा हुआ है, ऊपर ST लिखा हुआ है, कहीं पे फर्स्ट में FIRST फर्स्ट ऐसा लिखा हुआ है। तो ये तमाम चीजें जो है वो हमारे पास डेटा मौजूद होता है। अब हिस्टोरिकल डेटा है तो हमारे पास जो फिजिकल डेटा काफी मौजूद होता है। तो ये तमाम चीजें जो है हमारे पास मौजूद होती हैं कि डेटा किसी भी फॉर्म के अंदर होता है। कहीं पे अक्सर आपने देखा हो कि वीकली डेटा मैनेज होता है, कहीं मंथली डेटा मैनेज किया जाता है, कहीं बाय वीकली, क्वार्टरली, ईयरली डेटा मैनेज किया जाता है। तो ये तमाम जो है वो इसके काइंड्स हो सकते हैं जो कि डेटा के हमारे पास आते हैं, जिसके ऊपर हम डेटा माइनिंग एक्चुअली कर रहे होते हैं। ठीक है बेटा। मल्टीमीडिया में हमारे पास फिर चारों एलिमेंट आ जाते हैं उसके, कि वो टेक्स्ट में हो सकते हैं, वीडियोस हो सकती हैं, ग्राफिक्स हो सकती हैं, एनिमेशंस हो सकते हैं, उसके डिफरेंट जो भी एलिमेंट्स हैं। तो हमारे पास डेटा हर तरीके का हो सकता है। आप देखो इमेज के ऊपर भी काम होता है, वीडियोस वो भी इमेज फॉर्म में होती हैं, उसके फ्रेम्स होते हैं, उसके ऊपर भी काम होता है हमारे पास। साउंड क्लिप्स के ऊपर होता है, उसकी पिच उसको देखा जाता है, उसकी नॉइस होती है उसको देखा जाता है। तो ये तमाम टाइप का जो डेटा है हमारे पास आ जाता है जिसके ऊपर हम काम करते हैं। हमारे पास नॉमिनल डेटा होता है, ऑर्डिनल डेटा हमारे पास आ जाता है, सीक्वेंशियल डेटा हमारे पास आ जाता है, टाइम सीरीज होते हैं। तो तमाम तरह का डेटा हमारे पास आता है जिसके ऊपर हम बेसिकली काम कर रहे होते हैं। रिलेशनल डेटाबेस क्या होते हैं? आपने डेटाबेस पढ़ा है ना? डेटाबेस सब्जेक्ट पढ़ा है बेटा आप लोगों ने? यस मैम, पढ़ा है। उसमें रिलेशनल क्या पढ़ा था आपने? जो टेबल्स की फॉर्म में होते हैं, रोज और कॉलम्स में। वो तो डेटा सारा ऐसे ही आएगा ना, रोज एंड कॉलम में। मैम जिनका एक दूसरे के साथ रिलेशन होता है ऐसा। हाँ, जो आपस में रिलेट करते हैं, जिनका आपस में रिलेशन मैम होता जिनका है। रिलेशन होता है एक दूसरे के साथ, जैसे कि उस फॉर्म पे जो डेटा होता है, एग्जाम्पल दीजिए इसकी। रिलेशन होता है। एग्जाम्पल दीजिए। जैसे मैम हम यूँ कह सकते हैं कि अगर हम लाइब्रेरी का बना रहे हैं तो लाइब्रेरी की किससे होगी, जैसे बुक्स होगा, और हम अगर मेंबर हैं इस तरीके से, आई थिंक। ठीक है, और कोई? हमारे पास जो डेटा मौजूद होता है जो कि टेबल्स फॉर्म्स में आता है, उसमें हम क्या देखते हैं, फील्ड्स को मैच करते हैं। अगर एक स्टूडेंट का डेटा है तो ऑब्वियसली तमाम फील्ड रिलेट करती होंगी स्टूडेंट को। अगर एक एम्प्लॉय का डेटा है तो तमाम फील्ड रिलेट करती होंगी उसको। अगर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का डेटा है जहाँ पे यूनिवर्सिटीज की लिस्टिंग हुई हुई है तो उसकी रैंकिंग के हिसाब से वो सारा डेटा वहां पे मौजूद होगा। तो ये क्या करती, ये वो तमाम फील्ड होती हैं जो कि आपस में रिलेट करती हैं। जैसे कि बुक्स हैं, उसके ऑथर कौन से हैं, वो बुक है जो ऑथर है उसने उस फला ईयर के अंदर कितनी पब्लिकेशन की है, वो तमाम जो है उसको क्या करेंगे, वो उसी को रिलेट करेंगे। अगर एक स्टूडेंट है तो उसमें एज ग्रुप आता है। एज ग्रुप ये है कि भाई अगर स्कूल के स्टूडेंट है तो वो मैक्सिमम जो है वो 15-16 साल तक के होने चाहिए। अगर कॉलेज स्टूडेंट है तो मैक्सिमम 20 ईयर तक होना चाहिए। अगर
यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है तो मैक्सिमम 28 ईयर तक होने चाहिए। तो ये सपोज एक उसकी रेंज दी हुई होती है जो उसको रिलेट करते चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी के अंदर एक एग्जांपल हमारे पास आती है, इसको एक्सप्लेन करें कोई अब, और इसमें मुझे डिफरेंस बताएं कि अगर इस टाइप का डेटा मेरे पास आ जाता है तो मैं उसको अगर मर्ज करूं, डेटा को इंटीग्रेट करूं, तो क्या प्रॉब्लम्स मेरे पास आ सकती हैं। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें और मुझे बताएं इसमें क्या प्रॉब्लम्स और कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मैम यहाँ पर कस्टमर वाले टेबल को रिलेशन बनाया गया है परचेजेस वाले टेबल से, आई थिंक कि उस कस्टमर ने क्या चीज परचेज की है। ठीक है, और इसमें प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं डेटा इंटीग्रेट करते वक्त। अगर मेरे पास सपोज ये मेरा फाइनल डेटा सेट है, ठीक है, मैं इसके ऊपर काम कर रही हूँ अपना डेटा माइनिंग का, तो इस तरह का डेटा अगर मेरे पास आएगा तो मुझे कहाँ पे, कौन सी फील्ड के अंदर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मैम ये नहीं समझ आ रहा। मैम इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ये, डायरेक्ट क्यों? इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन है, इतना आसान है और इतना सामने सामने लिखा हुआ है, आपको नजर नहीं आ रही है चीजें। देखिए दोबारा। अगर ये डेटा को मैं कहूँ कि प्री प्रोसेस करो तो कैसे करोगी। डेटा प्री प्रोसेसिंग इसके ऊपर कैसे करोगी, क्या क्या हो सकती हैं। ऑल इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, नो वन। मैम इसमें हमें कस्टमर में प्रॉब्लम नहीं आ सकती, क्योंकि हमें जब कस्टमर है तो उसकी इनकम हमें पता होना जरूरी तो नहीं है ना। अब कस्टमर तो किसी भी टाइप के आ सकते हैं। अच्छा, ये वाला $78। जी मैम। और क्या प्रॉब्लम आ सकती है। ये मतलब आपके लिए फील्ड जो है वो एक्स्ट्रा है, आप इसको रिमूव करना चाहती हैं। जी मैम इतना जरूरी नहीं है, मतलब कि अगर अभी मैं एक मिसाल लूँ कि हमारा एक स्टोर है तो वहां पे अगर 2-3 कस्टमर आ रहे हैं तो हर कस्टमर का हमें ये तो नहीं पता होगा कि इसकी कितनी इनकम है, इनकी कितनी इनकम है, इस तरीके से। हम्म, और कोई। अच्छा, एनीवन इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, नेम के अंदर फील्ड क्या है, नेम। नेम के अंदर क्या लिखा हुआ है, स्मिथ सैंडी, ठीक है, दो नाम लिखे हुए जो कि पर्सन का नाम हो सकता है।
अगेन अगर आप नीचे देखो, कॉलम क्या है, नेम के नाम से रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन उसके अंदर किसी मशीन का नाम है, ठीक है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ सकती है। अगेन अगर आप यहाँ देखो नेम, वहां पे जॉन्स एंड जैन, ये ठीक है, किसी पर्सन के नाम हो सकते हैं। फिर हम नीचे आए, नीचे हमें एक और नेम का कॉलम मिला, वहां पे सिटी स्क्वायर के नाम से है, ये किसी जगह का नाम हो सकता है लेकिन किसी पर्सन का नाम नहीं हो सकता, ठीक है, हमारी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है। अब अगर हम इसको कंबाइन करें, डेटा को मर्ज करें, तो यहाँ पे क्योंकि इसके कॉलम नेम है, तो ये नाम पर्सन का, मशीन का, क्योंकि आइटम है ना, ये एम्प्लॉय का नाम है, ये ब्रांच है, ये ब्रांच का एड्रेस है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चारों मेरे पास अलग अलग हैं, लेकिन इसका नाम एक ही है। जब मैं डेटा को मर्ज करूंगी, इंटीग्रेट करूंगी, तो यहाँ पे सबसे पहले ये मसला आएगा, ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे, ऐसा होगा, इज इट? जी मिस। यस मैम। क्योंकि ये जो नाम है एक मशीन का नाम है, एक डिवाइस का नाम है, ये नाम एक एम्प्लॉय का है, ठीक है। अगर ये एम्प्लॉय एक पर्सन है, ये जो कस्टमर है ये भी एक पर्सन है, अगर ये इकट्ठे आ जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये मशीन इसके बीच में आ रहेगी, तो ये हमारे लिए डेटा के लिए एक नॉइस हो सकती है। अगेन अगर मुझे यहाँ पे एक नाम के अंदर एक सिटी स्क्वायर, जो कि एड्रेस हो सकता है, किसी एरिया का नाम हो सकता है, वो आ जाएगा, तो अगेन ये यहाँ पे हमारे लिए प्रॉब्लम कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्लीन करेंगे। क्लीन में हम क्या कर सकते हैं, या तो हम एट्रीब्यूट को डिफरेंट कर दें, कि हम इसका जो है आगे नाम लिख दें कि ये ई डॉट नेम एम्प्लॉय नेम आ जाएगा, ये स्ट्रीट एस डॉट नेम तो स्ट्रीट का नाम आ जाएगा, ये कस्टमर है तो सी डॉट नेम कस्टमर आ जाएगा। तो इस तरीके से, जैसे कि ये आइटम है तो आई डॉट नेम, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दें, तो ये चारों कॉलम आपस में अलग अलग हो जाएंगे, फिर जितने भी आइटम्स इसके अंदर आ जाएंगे वो सिमिलर हो सकते हैं, ठीक है। सेकेंडली इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे अव्वल तो ये हेडिंग्स तो डिफरेंट है, ठीक है, इस पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि इनकम अलग है, डॉलर का प्राइस यहाँ पे भी मौजूद है, डॉलर प्राइस कॉस्ट के अंदर भी मौजूद है, डॉलर में सैलरी भी आ रही है, डॉलर के अंदर डिफरेंट हमारे पास वैल्यूज आ रही है, लेकिन वो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे कॉस्ट है, लफ्ज अलग अलग है, इनकम है, वैल्यू अगर इनसाइड देखी जाए तो वैल्यू इनसाइड सिमिलर है, लेकिन अगर इसी के अंदर ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे .00 लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे ही एक वैल्यू $1369 आ जाए और पॉइंट के बाद कुछ नहीं है, फिर ये क्या करेगा, ये इसके अंदर डेटा को नॉइस आ जाएगी, क्यों, क्योंकि डेटा इस जैसा मैच नहीं हो रहा। सपोज जैसे ये लिखा हुआ है 78000, अगर इसी तरीके का डेटा यहाँ प्राइस के अंदर आ जाए तो डेटा में नॉइस आ सकता है, क्यों, क्योंकि इसको डेटा ट्रांसफॉर्म होने की जरूरत है, ये एक फॉर्मेट पे नहीं आ रहा है, ठीक है। क्लियर है ये चीजें अब, यस मैम। कि हम किस तरीके से, आपके पास जब डेटा सेट मौजूद होगा तो आप उसमें से खुद आइडेंटिफाई करेंगी कि इसमें किस तरीके के प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। टाइप, अब टाइप पे लिखा हुआ है टीवी, कंप्यूटर, जो भी XYZ जो भी उसका नाम है, अगर यहाँ पे मे बी टाइप जो है कहीं और पे भी आ सकता है, उस टाइप के अंदर उसको कहने का मकसद क्या है, यहाँ ब्रांच की भी आईडी है, एम्प्लॉय की भी आईडी है, ये ट्रांजेक्शन आईडी है, आइटम की आईडी हो सकती है, तो ये डिफरेंट आईडीज भी यहाँ पे मौजूद है, लेकिन उसको उन्होंने क्या किया, सेग्रीगेट किया हुआ है, कस्टमर को CUST के नाम से रिप्रेजेंट किया है, आइटम आईडी। तो ये चीजें हमारे लिए मैटर करती हैं कि हम इसको किस तरीके से माइन करें और डेटा क्लीनिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखो, अमाउंट के अंदर जो वैल्यू का फॉर्मेट है और जो प्राइस के अंदर वैल्यू का फॉर्मेट है वो सिमिलर है, लेकिन इसकी जो मेन हेडिंग है, जो असल इसका एट्रीब्यूट है, जिसका इंस्टेंस है, वो क्या है, वो अलग अलग है, तो यहाँ पे डेटा मर्ज नहीं हो सकता। क्लियर है ये चीजें। एक लास्ट स्लाइड हम देख लेते हैं, इसी की है, फिर हम लैब की तरफ आ जाते हैं। आप में से कोई स्टूडेंट जो है वो स्क्रीन शेयर कीजिएगा, तो मैं गाइड करूंगी, मैं आपको डेटा सेट का बताऊंगी, फिर आप डेटा सेट को अंडरस्टैंड कीजिएगा, उसी के हवाले से मैं आपको लैब टास्क दूंगी एक। अच्छा, रिलेशनल डेटाबेस, ये मुझे बता दी क्या हो सकते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं बस।
जी बेटा, क्या हो सकती है? मैम इसमें हमें क्या बताना है? ये स्लाइड क्या कहना चाह रही है? मैम हमें इसमें यही करना होगा ना कि डेटा माइनिंग एक रिलेशनल डेटाबेस में अप्लाई करना होगा, जैसे कि अभी आपने बताया कि अगर एक हमारा कस्टमर आईडी, तो हम सबकी कस्टमर आईडी को एक साइड पे कर देंगे। देन अगर अमाउंट है, सबके इसमें अमाउंट आ रहा है तो अमाउंट को अलग कर देंगे। इस तरीके से हमें जो ये है सॉल्व करने में इजी हो जाएगा, इस तरीके से। फिर जितने भी उससे रिलेटेड हमारे पास सवाल बनते चले जाते हैं, जो भी क्वेरीज हमारे पास आती हैं, हम उसको एसक्यूएल के थ्रू जो है वो, ओरेकल के थ्रू जो है वो इजीली क्वेश्चंस को आंसर्स कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ सवाल लिखे गए हैं कि हाउ मेनी आइटम्स वर सोल्ड लास्ट ईयर, या कुछ भी डिफरेंट टाइप के सवाल हो सकते हैं। तो क्योंकि हमारे पास डेटा अब अरेंज हो चुका है, वो रिलेशनल है, तो उनको पता है कि हम यहाँ पे जो आइटम्स की बात कर रहे हैं, तो अगर वो एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं तो वो किन किन आइटम्स को लिस्ट डाउन करके बता देगा कि लास्ट ईयर जो है वो कौन से आइटम्स जो है सोल्ड आउट हुए हैं, या कितनी कमीशन जो है, कितने लोगों ने जो है वो मोर देन 10% कमीशन को अर्न किया है। तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो है वो हम यहाँ पे उसको भी चेक कर सकते हैं अपने डेटा के मुताबिक। ठीक है, ये टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डेटा वेयर हाउस है। हम इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। फिर हम मजीद इसकी सेकंड लेक्चर्स के ऊपर आ जाएंगे, जिसके अंदर डेटा क्यूब वगैरह होते हैं, इसको कैसे हम चेक करते हैं, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। ओके, अब तक जो है अगर किसी को क्वेश्चन है तो दे कैन आस्क, अदरवाइज फिर हम लैब की तरफ मूव कर जाते हैं। If any one of you have any question, please ask. फिर कोई स्टूडेंट मुझे बता दे जो अपनी स्क्रीन शेयर करेगा, ताकि मैं गाइड करूं, फिर आप सब उसी के अकॉर्डिंग उसको काम को परफॉर्म करते जाइए। एक्सक्यूज मी मैम। जी बेटा। मैम आप प्लीज आज एक लैब कर दिखाइएगा, क्योंकि हम लोग ने उस दिन भी की ना, तो हो तो गई लेकिन कुछ समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है। तो आज आप अगर आप कर दिखाएंगी तो हमें एक हो जाएगा कि किस तरीके से क्या क्या, जैसे हम क्लासीफाई कर रहे हैं तो क्लासीफाई का पूरा जो है कोड लिखा हुआ आ रहा है, तो वो कोड कैसे लिखा हुआ आया, किस तरीके से जनरेट हुआ, तो अगर वो आप गाइड कर दें। ठीक है बेटा, ये मैं लैब्स बिल्कुल हम लोग करेंगे। इसमें जो आएगा कि हम जब स्पेसिफिकली वो टॉपिक्स करेंगे ना, आज मैं आपको सिर्फ बताऊंगी कि जो डेटा सेट हम किस तरीके से उठाते हैं और डेटा सेट को अंडरस्टैंड किस तरीके से करते हैं। सिर्फ मैं आपको कैगल और यूसीआई से वो चीज मैं आपको बता दूंगी कि डेटा सेट होता क्या है। देन हम इसकी जब क्लासिफिकेशन करेंगे, तो क्लासिफिकेशन वाले टॉपिक की जब हम लैब करेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा एल्गोरिथम किसके लिए काम आता है। क्योंकि अभी अगर मैं आपको बता दूं, उसको आपने मैथमेटिकली सॉल्व नहीं किया हुआ, तो आपको वो चीज समझ नहीं आएगी। तो ये तमाम अलगोरिथम जितने भी हैं, इनको हम खुद से फिजिकली क्लासेस में सॉल्व करके देखेंगे कि इसमें से आंसर्स कैसे जनरेट होते हैं, वैल्यूज कैसे निकाली जाती हैं, नेव बायस कैसे जो है वो सॉल्व होता है, डिसीजन ट्री कैसे सॉल्व होता है। ये तमाम हम सॉल्व करेंगे। फिर आपको जो है वो उसको मैं वेका के ऊपर ले जाऊंगी कि अब आप इसको टूल के ऊपर चला के देखो। ठीक है, सिर्फ जो आपको मैंने लैब जी मिस, ये ठीक है क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था ना हाँ पिछली नहीं क्लास में, इसलिए बेटा, बस जो अब आपको क्लियर है। लैब 1 थी ना, उसमें मैंने आपको एसएच को इतना टास्क नहीं दिया था परफॉर्म करने के लिए। मैंने सिर्फ ये हम्म मैंने सिर्फ ये कहा था कि आप उसको इंस्टॉल करके सिर्फ उसका इंटरफेस देख लीजिए कि उसमें कौन से फीचर्स हैं, वो किस चीज को सपोर्ट करता है, उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं, दैट्स इट। इंशाल्लाह उसको हम प्रॉपरली करेंगे। क्लासिफिकेशन के काफी एल्गोरिथम है, उसमें जो हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं, वैल्यूज को ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव वैल्यूज असाइन करना, ये कैसे बनती हैं, ये तमाम चीजें, एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसिशंस क्या होते हैं, रिकॉल क्या किसको हम कहते हैं, ये तो तमाम चीजें काउंट होती हैं। ये जब हम क्लासिफिकेशन का टॉपिक पे आएंगे, मैं आपको पूरा ये तमाम चीजें बताऊंगी। ओके मिस।
आज मैं आपको सिर्फ वो डेटा सेट को अंडरस्टैंड कराना कि डेटा सेट में एट्रीब्यूट कैसे होते हैं, उसका कोड कैसे आता है, कहाँ पे लिखा होता है, हम इसको कहाँ से देख सकते हैं। मिस वो पैरालेब हमें समझ नहीं आया, तो इसलिए हमने उसका वो असाइनमेंट भी नहीं करा। उसकी वजह है कि कुछ समझ ही नहीं आता कि किस तरह का वो इंस्टॉलेशन के बाद उसके आगे क्या प्रोसेस करना है। यूट्यूब से भी हमने देखा लेकिन हमें कुछ मिला नहीं, तो इसलिए हमने वो असाइनमेंट भी फिर नहीं हो पा आराम से। बाकी एक असाइनमेंट जो आपने किया था वो 12 क्वेश्चन, वो तो हमने सबमिट करवा दिए उसी टाइम। अच्छा, आप में से कोई एक स्टूडेंट स्क्रीन शेयर कर दे अगर, तो मैं आपको बताऊं कि उसमें मैंने पूछा क्या था। अगर मैं आज आपको बता दूं तो शायद आप लोग उसको कर लोगे। वो मुश्किल नहीं था, सिर्फ उसमें इंस्टॉल करके एक एक ऑप्शन को देखकर स्क्रीनशॉट लेने थे कि इसमें क्लासिफिकेशन है, क्लस्टरिंग है, क्लासिफिकेशन के अलग एल्गोरिथम होते हैं, क्लस्टरिंग के अलग होते हैं, सिर्फ इसके स्क्रीनशॉट लगाने थे। उसमें मैंने आपको कोई भी ये नहीं कहा, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि आप कोई भी डेटा सेट उठा के उसको देखे, इंपोर्ट हो रहा है आपसे, हो रहा है, दैट इज फाइन। आप उसको तीनों तरीकों से देखो। जो वेका के अपने डेटा सेट होते हैं उसमें 3 ऑप्शन थे, आप वेका के भी डेटा सेट उठा सकते हो, आप अलग से क्रिएट भी कर सकते हो, आप कोई बाहर से डाउनलोड करके आप उसको भी इंपोर्ट कर सकते हो। सिर्फ मैंने आपको ये कहा था कि उसका इंपोर्ट फंक्शन आप देख लीजिएगा, और उसको क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, विजुअलाइजेशन को सिर्फ उसको देखकर अपने पास से स्क्रीनशॉट लगा लीजिएगा। अदरवाइज वो पूरी फाइल थी, उसमें स्क्रीनशॉट ऑलरेडी लगे हुए थे, लेकिन मैं नहीं चाह रही थी कि वो आप कॉपी पेस्ट करें। आप खुद से उस टूल के ऊपर जाते, सिर्फ उसका इंटरफेस चेक करते कि वो कैसा है, क्या कर रहा है, कहाँ पे कौन सा ऑप्शन मौजूद है, दैट्स इट। मैम वो तो चेक कर लिया है, बस आप एक बार समझा देना ना। अभी आप कह रही हो मैं समझाऊंगी तो फिर वो क्लियर हो जाएगा। वो तो चेक कर लिया था हमने और एसएस भी ले लिए थे हमने। तो यही आपको लैब 1 के अंदर यही करना था। इसमें आपको कोई एक्चुअली कोई चीज परफॉर्म नहीं करनी थी। जिन्होंने उसको सबमिट नहीं किया वो उस चीज को इतना मुश्किल कॉम्प्लिकेट ना बनाइए, वो सिर्फ उसके स्क्रीनशॉट ऐड करने थे, दैट्स इट। वो मैंने पूरी गाइड आपको दी हुई थी। स्क्रीन शेयर कर दीजिए कोई। मैम मैं तो मोबाइल से उस कनेक्ट हुई और उसमें तो है भी नहीं रहेगा, लैपटॉप में डाउनलोड हुआ वो। बेटा वैसे हम भी मैं मोबाइल कर से ही दूँ? कनेक्ट है। मैम मैं कर देती हूँ। वजिया आप कर रही हो बेटा? यस मैम, मैं लैपटॉप से ऑन हूँ ना। ठीक है, मैं तो आपको, मैं कर देती हूँ। ठीक है आप कर दीजिए, आपको इनेबल कर दिया है मैंने। मैम आप बताओ। मैम हो रही है स्क्रीन शेयर? जी बेटा, आप गूगल के ऊपर आ जाइए। UCI लिखूँ? बेटा मेरे पास स्क्रीन आपकी स्टेबल हो गई है माय फाइल पे, मुझे क्रोम नजर नहीं आ रहा। आप दोबारा स्क्रीन शेयर कीजिए, आपकी स्टक हो गई है शायद। जी अब करिए आप।
मैम वो आ रही है स्क्रीन शेयर। बेटा मेरे पास जी अब आ गई। आप यहाँ पे केगल लिखिए। मैम प्लीज रिपीट करें, क्या लिखना है? बेटा केगल, KAGGLE। केगल बेटा KAGGLE जी। आप पहले वाले पे क्लिक कीजिए। काफी स्लो है ये। मैम एक्चुअली नेट इशू है तो इस वजह से slow है। आपने केगल को नहीं देखा था क्या? नो मैम, मैंने यूसीआई को देखा था और उसके बाद जो है मैंने एक डेटा जो है बनाया था वो, लेकिन मैंने कहीं से डाउनलोड नहीं किया था। मैंने जो है यूट्यूब को वीडियो फॉलो की थी, तो वहां से मैंने एक डेटा आप बनाया था सर्च बार में जाइए। और एक्सेल पे बनाया था। अच्छा, आप यहाँ पे कोई भी एक डेटा सेट का नाम लिख लीजिए। आप स्पोर्ट्स लिख लीजिए। ठीक है, एंटर करें। ठीक है, अब ये सारे डेटा सेट में देखो कि कमेंट है, डिस्कशन है। यहाँ के डेटा सेट उठाइए कोई। ये डेटा सेट नहीं, कमेंट से नीचे आइए, डेटा सेट्स पे आइए जी। यहाँ पे क्लिक करो डेटा सेट्स के ऊपर। अब यहाँ सर्च बार में दोबारा लिखो स्पोर्ट्स। कोई भी आपको डेटा सेट जो चाहिए, आप उसका नाम लिख लीजिए यहाँ पे, जो भी टाइटल के ऊपर आप काम कर रहे हो। स्क्रॉल, इसको डेटा सेट पे क्लिक करो नीचे। आप इसको एंटर की कर रहे हो, इसको सर्च करो, स्पोर्ट्स लिख के एंटर की दबाओ। आ रहा है? अच्छा ठीक है, नीचे आ गए नीचे आइए। ये ओलंपिक सब स्पोर्ट्स एंड हाँ ठीक ये वाला ले लूं? है जी। किसी भी एक पे क्लिक करो, मैं आपको से बताऊंगी। अब इसका नीचे आइए, डाउनलोड नहीं करना अभी, नीचे वन बाय वन, थोड़ा स्लो स्लो आना। ठीक है, अभी ऊपर जाओ ऊपर जाओ, ऊपर 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 ऊपर। मैं आपको रीड करना बता रही हूँ कि इसको रीड कैसे करते हैं। ठीक है, अभी कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखिए कि फुटबॉल एनालिटिक्स स्पोर्ट्स एनालिटिकल फीफा सीरीज। ठीक है,
अब यहाँ से आपको पता चल रहा है कि जो डेटा सेट हमने डाउनलोड किया है वो किस हवाले से मौजूद है, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्नॉलेजमेंट में बता रहे हैं कि ये डेटा किसकी डोनेशन है, किसने इसको यहाँ पे डोनेट किया है इस प्लेटफॉर्म के अंदर, या किस वेबसाइट्स ने, या किसी भी हवाले से। नीचे आओ, नीचे आओ, आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, इसके अंदर कितने कॉलम्स हैं, डेटा का साइज क्या है, सारी जो सीएसवी फाइल लेफ्ट साइड पे पड़ी हुई है, डेटा की विजुअलाइजेशन क्या है, इसके कॉलम कौन कौन से हैं, जैसे कि आईडी है, नेम है, एज है, हुआ, ये तमाम जो चीजें। अब इसमें कितने 107 कॉलम इसके अंदर मौजूद हैं, मतलब ये डेटा सेट कुछ बड़ा है, ठीक है, इसके एट्रीब्यूट ज्यादा है। इसको नीचे ले आओ, ठीक है, इसकी लेफ्ट पे जो है वो सीएसवी फाइल भी पड़ी हुई है। नीचे आइए, नीचे आइए, नीचे आइए। यहाँ पे ये समरी बता रही है खुद ही कि इसमें एक फाइल है और इसमें 107 कॉलम्स हैं। कॉलम के नाम क्या क्या हैं, कॉलम की जो वैल्यूज क्या क्या हैं। जो इसकी टेक्स्ट फाइल होती है उसमें क्या लिखा होता है कि तमाम जो वैल्यूज हैं वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर जैसे यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं, इवन आई कैन नॉट रीड दैम, तो ये तमाम जो नाम है ये किसी पर्सन के नाम है, ये जो है किसी स्पोर्ट्स के नाम है, ये किसी जगह के नाम है, या 61, 41, 36 ये क्या है, ये किसी की एज है, किसी का वेट है, ये क्या हो सकता है। तो ये तमाम चीजें किस, ये वैल्यूज जो है किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसकी एक टेक्स्ट फाइल होती है, ठीक है। फिर आप इसके कोड पे आइए, ऊपर देखिए कोड, डेटा टास्क और कोड लिखा हुआ है, ऊपर 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 डेटा जहाँ पे क्लिक किया है ना, कोड पे क्लिक करो। अब इस डेटा सेट पे जो टास्क अप्लाई किए हुए होंगे ना, वो कोड आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तकरीबन 15 कोड, 15% के जो कोड्स हैं वो यहाँ पे डिफरेंट मौजूद हैं, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, आप उसमें भी अमेंडमेंट कर सकते हैं। उनके रिजल्ट्स डिस्कशन भी होती है यहाँ पे, ठीक है, उसके रिजल्ट क्या हैं, और सेकंड अगर कहीं पे लगाया हुआ है उसके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं हमारे पास। तो ये भी चीजें आपको यहाँ से इजीली मिल जाएंगी। किसी भी एक, ये केमीन क्लस्टरिंग बाय प्लेयर पोजीशन, उन्होंने क्लस्टरिंग की हुई है यहाँ पे, इसको क्लिक करो केमीन क्लस्टरिंग पे। जी, नीचे प्रोडक्टिव एनालिसिस किया हुआ था, ठीक है, ये इसका कोड मौजूद है। नीचे आइए, इसके रिजल्ट्स भी यहाँ पे मौजूद होंगे। नीचे आइए, नीचे आइए। अब यहाँ पे देखो ये तमाम एट्रीब्यूट यहाँ पे मेंशन, अगर आप देखें तो ये पूरी यहाँ पे सब तमाम चीजें जो आपके वहां पे मौजूद थी ये इसके अंदर पूरे मौजूद हैं, जो मतलब इन्होंने सेम डेटा सेट को चलाया हुआ है। नीचे आइए, नीचे आइए, नीचे आइए, इसके रिजल्ट्स मुझे दिखा दीजिए आप। ठीक है, ये इसका रिजल्ट है, ठीक है। अब आप ये देखिए, ये इसकी एक विजुअलाइजेशन हुई हुई है। अब इन्होंने केमीन को यूज किया हुआ है, इन्होंने क्लस्टरिंग अल्गोरिथम को यूज किया हुआ है इस डेटा सेट के ऊपर, और उन्होंने रिजल्ट्स निकाले हुए हैं, ठीक है। नीचे आइए, ये सारे रिजल्ट्स हैं इसके। जी नीचे आइए, ये क्लस्टर नहीं दिखा, 1 2 3 4, थोड़ा ऊपर जाओ बच्चा। इस कलर में जो बताएंगे ना, क्लस्टर 1 2 3 4 जिन्होंने रिप्रेजेंट किया, सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर, चौथा पता नहीं कौन सा साइन है, आई कैन नॉट सी, आई थिंक इट्स सॉर्ट ऑफ स्टार। तो यहाँ पे क्लस्टर को उन्होंने प्लॉट किया हुआ है, डायमेंशंस बताई हुई हैं, ठीक है। नीचे आइए, नीचे आइए,
ये टाइप्स बताई हैं उन्होंने सारी। तो कहने का मकसद है कि आपको सिर्फ ये डेटा सेट को रीड करना आना चाहिए। ये तो इम्प्लीमेंटेशन तो बाद की कहानी होती है कि आप इसमें से कोई एल्गोरिथम चूज करके करें। अगर प्रेडिक्शन के लिए इन्होंने किया हुआ है तो उन्होंने के मीन क्लस्टरिंग को यूज किया हुआ है, तो आप यहाँ पे कोई भी डेटा सेट के ऊपर अपने हिसाब से क्लासिफिकेशन या क्लस्टरिंग का एल्गोरिथम लगा सकते हैं। ठीक है, अभी जो आपका टास्क था वो था कि आपको डेटा सेट समझ में आना चाहिए कि आपने तो डेटा सेट डाउनलोड कर लिया, अब फाइल ओपन करेंगे तो वो तो इतनी बड़ी, उसमें इतनी वैल्यूज होती है, उसको डेटा सेट को समझना ही बहुत मुश्किल काम होता है। तो आपको सबसे पहले डेटा सेट को समझना आना चाहिए। जब आप डेटा सेट को इजीली समझते जाएंगे तो आप आ जाएंगे कि अब हम इस डेटा सेट के ऊपर हम कौन सा एल्गोरिथम लगाएं। फिर वो आपका सेकंड स्टेप आता है। जब आपका डेटा सेट क्लीन हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा मेरे पास क्या है और आप उस पर क्या करना चाहते हैं। आप या तो कोई जो है वो डिसीजन सिस्टम बनाना चाहते हैं, आप रिकमेंडेशन सिस्टम बनाना चाहते हैं, आप जो है कोई, बेटा अजान हो रही है। ओके, तो आज जो आपका टास्क है, आप डेटा सेट को डाउनलोड करें। इसमें एट्रीब्यूट ज्यादा हैं, आप कोशिश कीजिएगा कम एट्रीब्यूट वाला डेटा सेट उठाएं ताकि आप उसको इजीली समझ सकें। 5 एट्रीब्यूट, 6 एट्रीब्यूट, 10 एट्रीब्यूट, को ऐसा छोटा मोटा डेटा सेट उठाइएगा, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ताकि जब इन फ्यूचर हम एक बड़े डेटा सेट के ऊपर काम करें तो हमारा इस चीज के ऊपर टाइम वेस्ट ना हो कि अभी हम डेटा सेट को ही समझ रहे हैं कि डेटा सेट कहना क्या चाह रहा है। आप उसकी टेक्स्ट फाइल रीड करने की सलाहियत रखते हो, आपको पता होना चाहिए कि इसके कोड कहाँ पे मौजूद होती है, ये डेटा सेट कहाँ से आया है, इसकी ओरिजिनलिटी क्या है, इसके डिस्कशंस क्या है, कमेंट्स क्या, आपको तमाम चीजें जो है वो क्लियर होनी चाहिए। ये जो कैगिल के ऊपर डेटा सेट मौजूद है, सेम आपको जो है यूसीआई प्लेटफॉर्म के ऊपर भी मिल जाएंगे। वहां पे भी इसके डिस्क्रिप्शन ऐसे ही लिखी होती है, एक लाइन के अंदर के अगर यहाँ पे एक एज का कॉलम है या वैल्यूज हैं तो वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, वो तमाम टेक्स्ट फाइल के अंदर आपको पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन मिलती है, जिसको आप फिर डिसाइड करते हो कि आपको इसमें से क्या चीजें चाहिए, क्या चीजें आपको इसके अंदर से नहीं चाहिए। जी बेटा, आप हम खुद से भी डेटा सेट क्रिएट कर सकते हैं। आपको मैंने शायद जो लैब टास्क बनाए हैं उसमें शायद एक सवाल है कि आपको खुद से भी एक डेटा सेट बनाना है छोटा सा। आप कोई भी रैंडम छोटा सा डेटा सेट अभी बना लीजिएगा,